3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में निशुल्क परामर्श व जागरूकता शिविर दीपमाला पागारानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रिया सुराणा ने दी सेवाएं। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर बुधवार को आदर्श नगर स्थित दीपमाला पागारानी हॉस्पिटल में वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रिया सुराणा के नेतृत्व में निशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श एवं जागरूकता शिविर के साथ ही हॉस्पिटल के तमाम विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा फ्री ओपीडी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जरूरतमंद मरीजों ने आकर परामर्श और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। फिजियोथेरेपी निशुल्क परामर्श व जागरूकता शिविर में दूर दराज से आए मरीजों ने आकर उपचार कराया। शिविर में हड्डियों की मजबूती और कोविड-19 के बाद श्वास लेने में होने वाली तकलीफ और मांसपेशियों की तकलीफों से बचाव के उपाय बताए गए। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया सुराणा ने बताया कि शिविर में दीपमाला पागारानी हॉस्पिटल के अनुभवी व विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दोपहर 1 से 2 बजे तक टॉक शो का आयोजन भी किया गया, जिसमें मरीजों ने अपनी समस्याओं का हल प्राप्त किया। इस मौके पर अस्पताल के वरिष्ठ मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल भटनागर, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस अंतरगढ़, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक मेघवाल, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मयूर गोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा दादीच मौजूद रहे। आज 8 सितंबर है। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। आज के दिन हमने दीपमाला पागारानी हॉस्पिटल में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के उपलक्ष्य में फ्री ओपीडी रखा है, फिजियोथेरेपी का भी, और सभी डॉक्टर्स का है यहाँ फ्री ओपीडी है। प्लस हमने 1 से 2 बजे तक टॉक शो रखा है। उसमें हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी के बारे में अवगत कराएंगे, अवेयर करवाएंगे। फिजियोथेरेपी जो पद्धति है वो एक नई विज्ञान प्रणाली है, जिससे बिना सर्जरी, बिना दवाइयों से, एक्सरसाइज से और इलेक्ट्रोमोडालिटी से उनका दर्द कम करना, सूजन कम करना, उस चीज़ को जो चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं उनमें पुनर्वास करवाना, ये सब से कैसे करवाते हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे। अप्रॉक्स 120 पेशेंट्स। रामगंज थाना अंतर्गत शादी के 15 दिन बाद दुल्हन गहने लेकर हुई फरार। संत कंवरराम स्कूल के सामने खड़ी वैन से साइलेंसर चोरी। रामगंज थाने में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए दोनों प्रकरणों की जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल मंगल सिंह मीणा ने बताया कि पहला प्रकरण 156/3 के तहत दासवानी द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें उसकी पत्नी सोना कोटवानी शादी के 15 दिन बाद घर से सारे गहने लेकर फरार हो गई। लॉकडाउन में हुई शादी के बाद पत्नी सोना कोटवानी सिर्फ 15 दिन ही अपने ससुराल में रही और अचानक सारे गहने लेकर गायब हो गई। इस प्रकरण का अनुसंधान थाने के एएसआई नंद भंवर द्वारा किया जा रहा है। दासवानी ने मुकदमा दर्ज कराया 156(3) के तहत, जिसमें पत्नी श्री सोना कोटवानी निवासी कोटा की रहने वाली है, जो शादी करके आई, 15 दिन रही, उसके बाद में गहने गांठी ले गई, वो वापस नहीं आई, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया कोर्ट के द्वारा। हाँ, तफ्तीश श्री भंवर नंद भंवर जी एएसआई साहब के है, जो तफ्तीश जारी है। लॉकडाउन में। अच्छा, लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन में किया है। लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले गहना लेके गई है, जो पहने हुए गहने होगा।
वहीं चोरी का दूसरा प्रकरण दीपक कुमार वसुनंदानी ने दर्ज कराया है, जिसमें उसकी वैन संत कंवर राम स्कूल के सामने 4 सितंबर को पार्क की गई थी। 6 सितंबर को जब आकर देखा तो वैन का साइलेंसर गायब मिला, जिस पर प्रकरण दर्ज कर हेड कांस्टेबल शीलू कुमार द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। चार 9 को वैन खड़ी की थी। दीपक कुमार पुत्र श्री करतार चंद वसु चंदानी, जिसने यहाँ संत कंवर राम स्कूल के सामने खड़ी की थी और 6 तारीख को देखा तो साइलेंसर गाड़ी में से नहीं मिला, जिसकी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश श्री शीलू कुमार जी हेड कांस्टेबल द्वारा की जा रही है। साइलेंसर बता रहे हैं 41,000 का। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर अजमेर में वकीलों ने की हड़ताल। जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के नहीं मिलने पर जताया आक्रोश, न्यायालय के सामने टायर जलाकर रास्ता रोका। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत जिले की समस्त अदालतों में वकील बुधवार को सांकेतिक हड़ताल रखकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के नहीं मिलने पर वकील आक्रोशित हो गए और उन्होंने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में न्यायालय के सामने टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया। मोहन सिंह राठौड़ ने बताया कि लोक सेवकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब इतनी संख्या में अधिवक्ता एक साथ मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चले गए, तो उन्हें टाइम नहीं देना चाहिए था। ऐसे में वकीलों का अपमान हुआ है, इसलिए जब तक जिला कलेक्टर न्यायालय में आकर ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक रास्ता बंद रहेगा। जानकारी में पूरी बात देखिए, हमें बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अधिवक्ता प्रोडक्ट के लिए हम काफ़ी लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान इसका प्रस्ताव पास कर भी स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया। काफ़ी लंबे समय से अधिवक्ताओं पर मारपीट हो रही है, इनका कई अधिवक्ताओं मर्डर भी हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। इसी खिलाफ में पूरे राजस्थान में हड़ताल की जा रही थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर सब जगह हड़ताल धरना प्रदर्शन हो गया। उसी के समर्थन में हमने आज हड़ताल रखी है, पूरा अजमेर जिले में हड़ताल रखी। हमने कलेक्टर साहब से 12 बजे के मिलने का टाइम लिया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक जिले के मालिक कलेक्टर साहब ने हमें 12 बजे का टाइम दिया। हम सभी अधिवक्ता ग्रुप में गए तो हमें पता पड़ा अधिवक्ता कलेक्टर साहब बीसी में गए हुए हैं। जब बीसी में गए तो हमें टाइम भी क्यों दिया, अभी तक भी कलेक्टर साहब नहीं लौटे। वकीलों में जोश है, अजमेर बार में 3000 वकील है, सभी भाइयों के इसी कलेक्टर साहब के खिलाफ हमने रास्ता रोका है। अगर कलेक्टर साहब यहाँ आके ज्ञापन ले लेते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं, यही हमारी ये हड़ताल खत्म कर देंगे। वरना पे धरना हाउस करके कलेक्टर साहब के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, कलेक्टर साहब के खिलाफ हम ज्ञापन देंगे और चलते धरना प्रदर्शन और हड़ताल करेंगे। हमारे बार एसोसिएशन के साथ में जिलाधीश महोदय ने किया है, उसको लेके अभी हमारी साधारण सभा हो रही है। साधारण सभा में विषय यही है कि जिलाधीश या तो हमारे से जिला न्यायालय के अंदर आके इसका खेद प्रकट करे और हमारा ज्ञापन यहाँ ले। अगर वो हमारे से ज्ञापन नहीं लेता है और खेद प्रकट नहीं करता है तो हमारा सिर्फ एक ही रहेगा कि जिलाधीश जो जिला कलेक्टर साहब है उनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए कि एक जनप्रतिनिधि होने के बाद, लोक सेवक होने के बाद वो जिस प्रकार से किसी भी आम व्यक्ति से मिलता है, जब अधिवक्ता से मिलने का उसके पास समय नहीं है तो फिर वह किसी और व्यक्ति से कैसे मिलता होगा, ये एक सोचनीय विषय है। इस वजह से भी अभी साधारण सभा आयोजित की जा रही है। उसके बाद आपको आगे क्या होगा वो थोड़ी देर बाद में बता दिया। प्रदेश में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, आईजी, एसपी व अन्य अधिकारी वीसी में हुए शामिल। संभवतः नवंबर में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक की तैयारियों को लेकर बुधवार को खेल मंत्री अशोक चांदना ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, आईजी एस सेंगाथिर, एसपी जगदीश चंद्र शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, एडीए कमिश्नर अक्षय गोदारा, जिला परिषद सीईओ गौरव सैनी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
आईजीएस सेंगाथिर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि खेल मंत्री अशोक चांदना और मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभवतः नवंबर में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक के तहत खेलों के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। उसके मुताबिक पंचायत, ब्लॉक व जिला व राज्य स्तर पर 6 खेलों के ओलंपिक आयोजित किए जाने हैं। इस आयोजन में शामिल होने के लिए मोबाइल पर एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। वहीं स्पोर्ट्स काउंसिल की वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक मोबाइल से एक व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और पूरे प्रदेश भर से जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उसके आधार पर प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। खेल मंत्री की भावना है कि राजस्थान में खेलों का माहौल बने और वर्ष 2024 और 2028 में होने वाले ओलंपिक व एशियाड कॉमनवेल्थ खेलों के लिए प्रतिभाओं को तलाशा जा सके। पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में 6 एक चिन्हित स्पोर्ट्स की राज्य स्तर की प्रतियोगिता कराने का फैसला राज्य सरकार ने लिया। उसकी स्पोर्ट्स मंत्री अशोक चांदना जी, मुख्य सचिव महोदय दोनों ने मीटिंग लिया। इसमें सभी डिवीजन कमिश्नर्स, आईजीज, कलेक्टर्स, एसपीज और खेल अधिकारी वगैरह जो ने भाग लिया। इसमें बड़े लेवल पे एक तरह से गिनेस रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से और ग्रामीण क्षेत्र में स्पोर्ट्स भावना को जगाने जो बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। सभी विभाग साथ मिलकर संयुक्त रूप से बेहतर ढंग से आयोजित करेंगे। इसमें क्या ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे एक लेवल पे, पहले ग्रामीण स्तर पे चालू रहेगा जो ग्राम पंचायत स्तर पे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे, फिर उसके बाद जिला स्तर पे, फिर स्टेट लेवल पे इसकी आयोजन होगा। अब वो ऑनलाइन व्यवस्था वो खेल विभाग तय करके जो उसका सर्कुलर भेज रहा है उसके तहत ऐप्स में हर एक खिलाड़ी अपना नाम, एड्रेस दर्ज करा सकता है। उसके बाद कोई भी आदमी ग्राम स्तर पे भाग ले सकता है। फिर ग्राम पंचायत स्तर पे एक बार आयोजन होने के बाद उसके बाद ब्लॉक स्तर की टीम सेलेक्ट करके उनके आयोजन किया जाएगा। पशुपालक भी हाईटेक व्यवस्था से जुड़े ऑनलाइन पशुओं की हो रही है खरीद फरोख्त। गुड़गांव की कंपनी मूव फार्मा ने ब्लू केसल केसरगंज में आयोजित किया पशु मेला। गुड़गांव की कंपनी मूव फार्मा ने 2019 में पशुपालन क्षेत्र में पदार्पण किया। कंपनी द्वारा आज पशु व्यापारियों की महासभा केसरगंज ब्लू केसल में आयोजित की गई, जहां मुख्य मेहमान के रूप में नगर निगम उप महापौर नीरज जैन मौजूद रहे। कंपनी के फाउंडर्स द्वारा नीरज जैन का माल्यार्पण कर और बुके देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कंपनी के को फाउंडर अभिजीत मित्तल ने बताया कि कंपनी के फाउंडर परमजीत सिंह ने सराहनीय कदम बढ़ाते हुए कंपनी को भारत के दुग्ध व पशुओं की समस्या एवं उनके निवारण हेतु अनेक एप्लीकेशंस और कार्य कर अग्रणी बनाया है। उन्नति के इस सफर में 3 को फाउंडर अभिजीत मित्तल, आशना सिंह और जितेश अरोड़ा भी परमजीत सिंह के हमसफर बन गए। इस समय कंपनी में 250 फील्ड वर्कर और 40 कार्यालय कर्मी हैं। सब साथ मिलकर कंपनी को उन्नति की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है और रोजगार देने में भी तत्पर है। अभी तक कंपनी से 11 लाख से ज़्यादा पशुपालक व डेयरी किसान जुड़े हुए हैं। कंपनी पशुपालकों को पशु संबंधित बीमारियों व उनकी अनेक समस्याओं के निवारण हेतु तजुर्बेकार डॉक्टर से सलाह व उपचार कंपनी के एप्लीकेशन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यदि पशुपालक तो दुग्ध पशु खरीदना चाहता है तो उन्हें कंपनी अपनी क्रेडिट सुविधा द्वारा पशु दिलवाती है और 15 दिन या 1 महीने में बिना ब्याज के पैसे के प्रावधान के तहत पशुओं का इंश्योरेंस भी करवाती है। पशु मेले से ऑनलाइन पशु व्यापार अपने आप में एक नया इनिशिएटिव है, एक नया क्रिएटिविटी मूव फार्म जो कंपनी उन्होंने की है कि अभी तक पशुपालक मेले में जाते थे और अपने काम के जो पशु है उनको देख करके ख़रीदते थे, लेकिन इस बार मूव फार्म जो कंपनी है उनके द्वारा जिस प्रकार का अपडेशन किया गया है सोशल प्लेटफॉर्म पर ला करके सभी किसानों को एक करना और किसानों की जो पशुपालक उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनको कौन से पशु पालने चाहिए, कौन से पशु के साथ में व्यापार करना चाहिए, उनकी उपयोगिता उसके बारे में जानकारी, उनके भोजन के बारे में जानकारी, उनके खाद्य पदार्थ जो है, जो खल है, बिनौला है, उन तक पहुंचाने का प्रयास। और अभी तक तो हम सोचते थे कि कपड़े, खाना जोमेटो से या फ्लिपकार्ट से आता था, मूव फार्म पशु भी घर तक पहुंचाएगी। इस प्रकार का एक इनिशिएटिव, अभिनव प्रयोग
इन्होंने किया है, ये अनुकरणीय है। हमारे किसान भाइयों के लिए भी, हमारे जो पशुपालकों के लिए भी एक सोशल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, पशुओं के इलाज के लिए, पशुओं के अपग्रेडेशन के लिए, पशुओं के जानकारी के लिए उनके पास में एक अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म इकट्ठा रहेगा जहाँ पर उनको उसकी जानकारी मिलती है। आज पशु व्यापारियों की महासभा हमने बुलाई है। जो लोग पशुओं की खरीद बेच करते हैं उन व्यापारियों को हमने बुलाया है। हमारी कंपनी पशु व्यापार में आज 11 लाख किसान हमने जोड़ लिए हैं। 2019 से हमने शुरुआत की थी इसकी, और पशुओं को खरीदते हैं और पशुओं को बेचते हैं एकदम निःशुल्क, ना कोई बिचौलिया, ना कोई कमीशन लेके, एक जगह से पशु लेके एक जगह पे पशु बेचते हैं। ये काम कर रही है मूव फार्म कंपनी। इनको सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इनको कोई कमीशन देनी नहीं पड़ेगी। आज की तारीख में कोई भी बिचौलिया होता है वो 2000 से 5000 रुपये एक पशु के ऊपर ले जाता है। हमारी कंपनी से अगर वो पशु खरीदते हैं तो उनको कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, उनको घर पे पशु मिलेगा और 100% हमारी कंपनी की गारंटी होगी। कोई भी पशु अगर उनको लगता है कि जैसे आज के ज़माने में कार है, आज हमें कोई भी कार अगर नहीं पसंद आती है तो 1 हफ्ते बाद हम वापस कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको पशु बिल्कुल अगर पसंद नहीं आया तो आप तुरंत रिटर्न कर सकते हो। ये सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले इसमें HF क्रॉस है हमारे पास, HF है, गिर क्रॉस है, गिर है, मुर्रा क्रॉस, मुर्रा। ज़्यादातर जितनी भी नस्ल हैं देसी विदेशी, अच्छा दूध देने वाली, अच्छी हट्टी कट्टी सारी नस्ल की पशु हमारे पास है। आज अजमेर में ब्लू केसल में हमने कैंप लगाया है, कल हम विजयनगर में कैंप लगाएंगे। ऐसे करके हमारी टीम राजस्थान में, जयपुर में, अजमेर में, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, मेड़ता, ये सारी जगह पे है, और यहाँ पे हम अलग अलग जगह पे कैंप लगाएंगे। आज लगभग 50 से 60 व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं। मेन कंपनी गुड़गांव की है, सारे लोग गुड़गांव में हेड ऑफिस है, मगर हमारी टीम जयपुर, अजमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, करीबन 400 से ज़्यादा ग्राउंड टीम है हमारे पास, जो कि अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में है। गुड़गांव में हमारी हेड ऑफिस टीम बैठती है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी टीम, मार्केटिंग टीम, कस्टमर सपोर्ट टीम, ये सारी टीम गुड़गांव में बैठती है। आज हमारी टीम से मैं आया हूँ, मैं कंपनी का को-फाउंडर हूँ। उसके अलावा मेरी टीम आई है जिसमें एनालिस्ट्स हैं, मार्केटिंग टीम है, उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट की टीम है, हमारे रीजनल मैनेजर हमारे साथ हैं। तो ये सब लोग, ये आज बिल्कुल निःशुल्क है, कोई हमने चार्ज नहीं किया इसका। भारतीय किसान संघ राजस्थान जिला अजमेर के बैनर तले किसानों का विशाल धरना प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट पर किसान संघ से संबद्ध किसानों ने धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को भारतीय किसान संघ जिला अजमेर के बैनर तले सैकड़ों महिला पुरुष किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे सत्यनारायण यादव और ममता साहू ने बताया कि किसानों को उनकी उपज की लागत के अनुसार सम्मानजनक मूल्य मिले, किसानों के हित में लागू योजनाओं का लाभ समय पर किसानों को मिले, ऐसी मांगों को लेकर सरकार से मांग की जा रही है। पूरे देश भर में पिछले कई महीनों से किसान सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि बिलों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। बढ़ती महंगाई में अब किसानों का सब्र टूटता जा रहा है और किसी भी समय यह आंदोलन विस्फोटक हो सकता है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर और विभिन्न आवश्यकताओं को लेकर, मांगों को नहीं, आवश्यकताओं को लेकर आज किसानों को अत्यंत आवश्यकता है कि वो जिंदा रहें। इस कोरोना काल में और कोरोना काल से पहले भी किसानों ने ही इस देश को जिंदा रखा, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बन रही है कि किसान को खुद को जिंदा रहने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसकी लागत का बराबर मूल्य तो छोड़ो, उसका आधा भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज किसान ये चाहता है कि हमें हमारे उत्पादन की लागत की उचित मूल्य दिया जाए, हमें कम से कम लागत से 1.25 गुना 1.5 गुना मूल्य प्राप्त हो। हमारे किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं बन रही है, बीमा योजनाएं बन रही है, उनको ये इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ठीक से वास्तविक स्तर पर, धरातल पर नहीं करते हैं। किसानों के साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये अत्याचार अब किसान नहीं सहेगा और न अब सहने की स्थिति में वो है। इसलिए विभिन्न मांगों को लेकर हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को
ज्ञापन दे रहे हैं। भारतीय किसान संघ की बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है और इस बैनर के नीचे भारत के समस्त किसान एक हैं और उन्होंने इनिशियली प्राथमिक तौर पर ये इनको संकेत करने का है, अगर अब भी किसानों की नहीं सुनी गई तो कोरोना काल में जिस भारत ने को किसानों ने बचा लिया वही किसान आज उठ खड़े होंगे। इसकी सारी व्यवस्थाएं देखने की जिम्मेदारी प्रशासन की या ऊपर के अधिकारियों की। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमारा समर्थन मूल्य दो, पहली बात। और हमारे महिला के लिए एक है कि मतलब हमारी जो महिला की योजनाएं है वो सरकार ने बंद कर रखी है, जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, भैंस पालन। तो महिला को एक तरफ तो सरकार बोलती है कि महिला को सशक्तिकरण बनाओ और एक तरफ उनकी योजनाएं को बंद कर रखी है। तो मेरा आज का ये टॉपिक है कि महिलाओं को मतलब जितनी भी योजनाएं बंद कर रखी है वो महिला फायदा होना चाहिए और उनको वापस चालू की जाए, जब जाके महिलाएं सशक्तिकरण करती है। क्योंकि किसान खेती के अंदर कितना मिलता है हमारे को, अभी इसी बार देखिए तो फसल के हिसाब से बहुत 90 से 80 से 90% खराब हो गया। तो महिला से कैसे सशक्तिकरण बनेगी? हमारी मांगे लेने के लिए हमारे जेब से खर्चा करेंगे, लेकिन हमारी मांगे पूरी लेके रहेंगे सरकार से। ब्रह्मनगरी में आए पर्यटक परिवार के साथ मामूली सी बात पर जमकर मारपीट। रामदेवरा जातरू पुष्कर में दर्शन करने रुके, गाड़ी अड़ने की मामूली सी बात पर बदमाशों ने एकजुट होकर परिवार के 3 पुरुषों को किया लहूलुहान। मंगलवार रात ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जब पूजा अर्चना और भगवान के मंदिरों के दर्शन करने रामदेवरा जातरुओं का एक परिवार बीती रात होटल का कमरा तलाश रहा था, तभी किसी एक बदमाश की मोटरसाइकिल उनके वाहन से जरा सी अड़ गई। इसी बात को लेकर उक्त बदमाश ने पर्यटक परिवार के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। पर्यटक परिवार ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन नशे में चूर बदमाश ने फ़ोन करके अपने साथियों को बुला लिया और फिर पर्यटक परिवार को मिलकर इतना पीटा कि परिवार के 3 पुरुष सदस्य लहूलुहान हो गए। वहीं महिलाओं और बच्चों के साथ भी बदसलूकी और अभद्रता की गई। ऐसे कृत्य से तीर्थ नगरी पुष्कर की छवि को एक बार फिर बट्टा लगा है। इस खबर से पुष्कर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों में डर पैदा होने लगा है। जातरुओं ने बताया कि यदि धार्मिक स्थलों पर इस तरह का व्यवहार होगा तो कौन दर्शन पूजन को आएगा। हालांकि पीड़ित परिवार द्वारा दी गई शिकायत पर पुष्कर थाना अधिकारी महावीर शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही बदमाशों को तलाशना भी शुरू कर दिया है। उम्मीद है जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सबक सिखाया जाएगा। उनको भी घायल कर दिया, सिरों पे बहुत ज़्यादा उनके भी खून बह गया। हमारी 8-7 गाड़ियाँ और तो पीछे रुक गई थी और हमारी 2 गाड़ियाँ आगे थी। मेरे भाइयों पे हमें बदतमीजी बोलने लग गए, गाड़ियाँ बहनों में माँ में देने लग गए, बहन का वो कर देंगे ये कर देंगे। होटल में रूम लेने जा रहे थे तो सामने से बाइक वाला आया, उसको जगह नहीं मिली। मेरा भाई बोला बहुत जाम है भैया 5 मिनट तसल्ली करो, हम यहीं पे गाड़ी साइड में ले रहे हैं। तो इसे बोला निकल ये हमारी जगह आएगी, और यहाँ से गर्दन मेरे भाई की पकड़ ली और उसको निकाल के पत्थर उठा के मारने लगा। फिर मेरे दोनों भाई निकले बाहर, वो बोले भैया ऐसे कैसे कर रहा है तू, हमसे कुछ गलती हो गई तो सॉरी भाई ऐसे मत करो, हम यात्री लोग हैं। फिर उसने फ़ोन करके 4-5 जनों को और बुला लिया और फिर मेरे 3 भाइयों को मारा, 2 भाइयों को घायल कर दिया और एक भाई बेहोश है, अभी तक होश नहीं आया हॉस्पिटल में आज में। और हम सबको मारने लगे, हम बीच बचाव कर रहे थे तो हमारे बाल पकड़ने लगे, किसी को हमारे बच्चों को दबाने लगे। बहुत गंदे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन उठाइए आप लोग। हम जयपुर से आए, रामदेवरा से दर्शन करके, रहने वाले जयपुर के हैं, रामदेवरा से आ रहे थे हम दर्शन करके। रोहित बड़ा भाई है, वो गाड़ी चला रहा था, हाँ सिर में लगी, बहुत खून बह गया, उसे होश ही नहीं है अभी। लड़की को छोड़ रहे थे सिस्टर, लड़के थे लोकल, मारपीट करने लग गया, वो 10-15 जने आ गए थे। एक्चुअली हम लोग यात्रा के लिए आए हैं रामदेव बाबा की, तो हम रामदेव बाबा की यात्रा से आ रहे हैं। पुष्कर हम लोग सुबह में घूमने वाले थे मंदिर। अभी हम लोग रूम ढूंढ रहे थे, रूम के लिए निकले थे। वो जो जिन्होंने किया है हम लोग के साथ, बाइक निकल के साइड से थोड़ा उनको लगा, जो मेरे भाई हैं जिनको चोट आई है, उन्होंने सॉरी भी बोला उनको, सॉरी भाई ठीक है। वो आए हैं, फिर
बोले हैं कि तूने ऐसे कैसे मारी, तो उनको गाड़ी का शीशा तो ऑन था तो उसको मारने लगे। फिर ये सब लोग, मेरी चाची और मेरी सिस्टर और भाभी और सब लोग चिल्लाने लगी, तो भाई गाड़ी में से निकले, उसको बोला कि भाई तू क्यों हाथ उठा रहा है। फिर वो मारने लगे और 4-5 आदमी और बुला लिए, और जैसे हम लेडीज़ लोग ये सब लोग उनको बचाने गए, बच्चों को भी मार रहे और सबको मार रहे, किसी को देख ही नहीं रहे, और पता नहीं कहाँ से लोगों को बुला लिए। इतना इंजर कर दिया उनको, तीनों भाइयों को, मेरे तीनों को चोट आई, और जो बड़े वाले वो तो सीरियस है अभी। हम लोग को नहीं पता, हम लोग तो अनजान है ना यहाँ पे, हम लोग तो दर्शन के लिए आए हैं। पुलिस का अभी रिपोर्ट हो रही है अंदर, और उनको सीरियस है, सरकारी अस्पताल में उनको अभी लिया नहीं है, बड़े हॉस्पिटल में भेजा गया। शिक्षा के मंदिर को ताले तोड़कर चोरों ने बनाया निशाना। स्कूल प्रबंधन चोरी गए सामान का नहीं कर पाया आकलन। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम कड़ेल में एक बार फिर चोरों ने शिक्षा के मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़ेल के मुख्य कार्यालय सहित 4 कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार रात चोरों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़ेल में मुख्य कार्यालय, स्टाफ रूम, साइंस लैब सहित 2 अन्य कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विद्यालय प्रभारी बीना शर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह जब विद्यालय पहुंचे तो कमरों के ताले टूटे मिले और कमरों में सामान अस्त व्यस्त था। कमरों में रखी अलमारियों का सामान भी बाहर जमीन पर बिखरा मिला। फिलहाल पूरे मामले की सूचना पुष्कर पुलिस को दे दी गई है। चोरे हुए सामान का आकलन किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में इसी तरह की वारदात कड़ेल विद्यालय में पेश आ चुकी है, जिसकी लिखित शिकायत पुष्कर पुलिस को दी गई थी, पर आज तक उस वारदात का भी कोई खुलासा नहीं हो पाया। सुबह आए तो स्कूल में देखा कि बाबूजी के ऑफिस के ताले टूटे हुए, अलमारियां बिखरी हुई है, और स्टाफ रूम, जो गर्ल्स स्टाफ रूम है, उसके एक दरवाजा खुला हुआ था और उसमें भी जो लॉकर है वो बिखरे हुए थे। साइंस लैब जो है उसके ताले पे चोट लगी हुई थी, और उसके जो तोड़ने में जो हथौड़ा काम में लिया उसका डंडा यहाँ पड़ा हुआ था। बाबूजी के ऑफिस में से चाबियां जो हमारे स्कूल की हुआ करती है, वो स्कूल की चाबियां भी नदारत थी, और पूर्व में भी ऐसी घटना यहाँ घटी थी, उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। अभी दे दी है, अब आने वाली सामान की अभी कर रहे हैं हम कि क्या गया क्या नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत को फोन कर पूछी कैसी है हमारी ब्रह्मनगरी। प्रधानमंत्री मोदी ने विधायक रावत से तीर्थनगरी पुष्कर की जानकारी के साथ पूछी कुशलक्षेम। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार सुरेश सिंह रावत को फोन कर तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा मंदिर सहित शहर के विकास कार्यों एवं समस्याओं के बारे में जानकारी ली और विधायक रावत से उनकी कुशलक्षेम जानी। विधायक रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की रोकथाम और पुष्कर को टेम्पल टाउन यानी धर्म नगरी घोषित करने की मांग से अवगत करवाया। इस पर उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाने को कहा और शीघ्र ही कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त भी किया। विधायक रावत शीघ्र ही रिपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली जाएंगे। रावत ने बताया कि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया और विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस वाकये की जानकारी कार्यकर्ताओं को होते ही कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार उमड़ पड़ा। पुष्कर नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने कहा कि जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश को विश्व शक्ति बनाने के प्रति कृत संकल्पित है, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे पुष्कर विधायक रावत पिछले 8 वर्षों से निरंतर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र को विकसित शहर और टेम्पल टाउन के रूप में स्थापित करने के प्रति कृत संकल्पित होकर निरंतर प्रयासरत हैं। उसी का परिणाम रहा कि आज हमारे तीर्थनगरी पुष्कर का और विधायक रावत का नाम विश्व के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री की जुबान और दिल पर है, जो हम सभी पुष्कर विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए गौरव का क्षण है। और किसी आज सवेरे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मेरे पास फोन आया और फोन पे उन्होंने तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा जी के बारे में जानकारी ली और साथ ही परिवार और कोरोना काल के अंदर जो घटनाएं हुई उसके हालचाल जाने।
मैंने भी तेरे तरह पुष्कर की जो समस्याएं थी उनसे उनको अवगत कराया और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का फोन आया और हम सभी कार्यकर्ताओं का तो उत्साह का संचार है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने चेतावनी दिवस पर किया विरोध प्रदर्शन। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के आह्वान पर देश भर में रेल कर्मचारियों ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के आह्वान पर देश भर में रेल कर्मचारियों ने बुधवार को चेतावनी दिवस का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन, धरना व रैलियों का आयोजन किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी व मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में भोजन अवकाश के दौरान रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की वित्त मंत्री ने मोदीकरण के नाम पर भारतीय रेल को बेचने की जो साजिश रची है, यूनियन उसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश की संपदा है और सरकार 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाड़ियों, 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 265 गुड शेड्स, 741 किलोमीटर कोंकण रेलवे ट्रैक, 673 किलोमीटर DFCL ट्रैक, 15 रेलवे स्टेडियम और 4 हिल स्टेशनों सहित लाखों हेक्टेयर भूमि को कौड़ियों के दाम में बेचने के लिए बेचैन है। इसका यूनियन देश भर में विरोध कर रही है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कैरेज कारखाना, आबू रोड, भीलवाड़ा, उदयपुर, नसीराबाद, मावली, कामलीघाट, फालना, मारवाड़, ब्यावर में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर सरकार को ललकारा है। प्रदर्शन करने वालों को यूनियन मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी, मंडल सचिव अरुण गुप्ता, विपुल सक्सेना, एलन मीना, जय सिंह कुलेरी, सतीश गोयल, बलदेव सिंह, बालमुकुंद सिंह, राजीव जैन, संजय चतुर्वेदी, राजकुमार, अखिलेश चौहान आदि ने संबोधित किया। देखिए, पिछले दिनों इस देश की वित्त मंत्री महोदया ने एक भारत देश की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौद्रीकरण की नीति प्रस्तुत करते हुए भारतीय रेल के निजी के हाथों में सौंपने के लिए, लीज पर देने के लिए और निजी कंपनियों को बेचने का ऐलान जो किया है, उससे देश के तमाम रेल कर्मचारी और देश की आम जनता बहुत आहत है। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ने और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आज 8 सितंबर को पूरे देश भर में चेतावनी दिवस के रूप में आयोजित करके पूरे देश भर के तमाम जगहों पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करके, रैलियों का आयोजन करके और सरकार को हम चेताने का काम करते हैं कि यदि भारतीय रेल का निजीकरण करना है तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज को, निजी कंपनीज को ये कहिए कि वो अपनी ज़मीन खरीद करके भारतीय रेल के सहारे कोई दूसरी रेल चलाने का काम करे। भारतीय रेल के जो कारखाने हैं उनके बगल में दूसरे कारखाने स्थापित करके फिर मुनाफा कमाने का काम करके दिखाएं तो हम समझें कि ये लोग मुनाफा करने की बात करते हैं या देश के विकास की बात करते हैं। जो भारतीय रेल देश की संपदा है, जो हमारे बहुमूल्य भूमि है, जमीन है, उसको खरीदने के लिए इनके मंसूबे जो है भारतीय जनता को साफ नजर आ रहे हैं। ये बनी बनाई जो भारतीय संपदा है, जो पिछले 135 वर्षों में देश के नागरिकों ने इसे तैयार करने का काम किया है, उसे मल्टीनेशनल कंपनीज और निजी कंपनी के हाथों बेच करके जिस तरह से मुनाफा कमाने का ये मंसूबा पाले हुए हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन इनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा और हम लगातार इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सरकार के जो वादे हैं, सरकार ने कई बार पार्लियामेंट में कहने का काम किया है, अनेक कार्यक्रमों में कहने का काम किया है कि हम भारतीय रेल का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद मौद्रीकरण के नाम पर जिस तरह से रेलों को बेचने का काम किया जा रहा है, ये हम आम जनता के सामने लेके जाने का काम करेंगे। आम जनता का सहयोग लेकर के इस सरकार का विरोध करने का काम करेंगे और जब तक भारतीय रेल को राष्ट्रीय संपदा बनी रहे ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है, तब तक हमारा निरंतर विरोध जारी रहने का काम होगा। निश्चित तौर पर अभी हमारा आज 8 सितंबर को चेतावनी दिवस है, कल भी हमारा ललकार दिवस के रूप में पूरे अजमेर मंडल पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी अजमेर मंडल की 19 शाखाओं पर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आने वाले समय में अगर सरकार को समझ में नहीं आता है तो देश भर में रेलों का चाक्का जाम करके और भारत सरकार को चेताने का काम किया जाएगा।
जिला परिषद एवं पंचायत समिति आम चुनाव 2021 में बेहतर कानून व्यवस्था संभालने वाले होमगार्ड्स को किया सम्मानित। जयपुर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा द्वारा सभी 830 होमगार्ड जवानों को दिए प्रशंसा पत्र। हाल ही में जिला जयपुर ग्रामीण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति आम चुनाव 2021 का सफल आयोजन हुआ, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत और लगन से अजमेर होमगार्ड द्वारा 830 जवानों ने ड्यूटी को अंजाम दिया। इन सभी जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए ड्यूटी को अंजाम देकर उत्कृष्ट कार्य किया, जिसकी प्रशंसा करते हुए पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा ने सभी 830 जवानों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए। बुधवार को अजमेर में होमगार्ड कमांडेंट प्रणव जसूरिया ने सभी होमगार्ड जवानों को प्रशंसा पत्र प्रदान करते हुए उनकी तारीफ की। अभी जयपुर में हाल ही में पंचायत चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसमें अंतर जिला नियोजन हमारे यहाँ से किया गया था, जिसके अंदर हमारे 803 स्वयंसेवक जयपुर अंतर जिला में ग्रामीण में व शहरी में नियोजित हुए थे। और मेरे को बड़ी खुशी है बताते हुए कि हमारे जितने भी जवान थे उन्होंने वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कार्य किया और काफ़ी दक्षता से अपने कर्तव्यों को अंजाम दिया, जिससे मतलब बिल्कुल खुश होकर वहाँ के जो ग्रामीण एसपी साहब हैं उन्होंने हमारे सारे स्वयंसेवकों की सेवाओं को सराहा है और पूरे 830 जवानों को उन प्रशंसा पत्र से नवाजित किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जितने भी स्वयंसेवक ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं उन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया है जिसकी प्रशंसा की गई है और प्रत्येक जवान को पुरस्कृत किया गया है और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है। उप महापौर नीरज जैन के नेतृत्व में पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल मिला कलेक्टर से। जिला कलेक्टर से कच्ची बस्तियों को डी नोटिफाइड कर पट्टे देने के लिए निगम को अधिकृत करने की मांग। बुधवार को नगर निगम उप महापौर नीरज जैन के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मिला। नीरज जैन ने जिला कलेक्टर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज उपलब्ध करवाने, ग्राम थोक तेलियान एवं माल्यान के राजस्व मानचित्र में सरकारी जमीन, जंगलात एवं सीमांकन तथा कच्ची बस्तियों को डी नोटिफाइड कर पट्टे देने के लिए निगम को अधिकृत करने की मांग की है। उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रस्तावित है। जिला प्रशासन अजमेर द्वारा अभियान की प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं। इस संदर्भ में कलेक्टर से निवेदन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम थोक तेलियान एवं ग्राम माल्यान के राजस्व मानचित्र में सरकारी जंगल दर्शाया गया है, जिसमें नगर निगम अजमेर के वार्ड नंबर 61, 62, 63, 66, 39, 72, 73 और 74 में कच्ची बस्ती एवं आबादी बसी हुई है। राजस्व ग्राम थोक माल्यान व थोक तेलियान में स्थित अधिकतम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जंगल, वन अथवा वन विभाग के नाम से दर्ज चल रही है। साथ ही सिवायचक एवं आबादी का जंगलात की भूमि से तरमीन नहीं होने व सीमांकन नहीं होने से पट्टे देने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चूँकि गत 50 से 55 वर्षों से जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिगत ऐसे कई क्षेत्र जैसे भोंपो का बाड़ा, रामदेव मंदिर के पास, लामड़ी, शमशान रोड, हरिजन बस्ती, मीरशाली, जयपुर रोड, मुख्य सड़क के पास बसी पवन सुत कॉलोनी, हर्ष विहार कॉलोनी, नई बस्ती, इंदिरा कॉलोनी, गोगरा घाटी, दाता नगर, हरिनगर, गणेशगढ़, हिम्मत नगर, राजीव कॉलोनी, आतेड़ बस्ती, गांधीनगर आदि की भूमि पर लोगों ने वर्षों से कच्चा पक्का आवास निर्माण कर लिया है और मेहनत मजदूरी कर वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चूँकि राजस्थान सरकार द्वारा आगामी माह में प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कच्ची बस्तियां जो कि नोटिफाइड हैं उसके अथवा विभिन्न बस्तियों में नल, नाली, सड़क व बिजली की सुविधाएं भी उपलब्ध है। ऐसी विभिन्न बस्तियों को डी नोटिफाइड करने से वहां के निवासियों को पट्टे दिए जाने से उन बस्तियों के निवासियों को राहत मिलेगी। हाल ही होने वाले प्रशासन शहरों के संग जो कैंप लगने वाले हैं उन कैंपों में अधिक से अधिक अजमेर की जनता को रिलीफ मिले, अधिक से अधिक आमजन के
पट्टे बन पाएँ, इस मुद्दे को लेकर के आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। क्योंकि हम सभी पार्षद जिन क्षेत्रों से आते हैं, अजमेर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उस पहाड़ी क्षेत्र में जंगलात विभाग द्वारा बार बार इस प्रकार का दावा करना कि ये ज़मीन जंगलात की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, लेकिन वहाँ 50 साल से 55 साल से जो निवास कर रहे हैं, चाहे वो रामदेव नगर कच्ची बस्ती हो, चाहे दाता नगर कच्ची बस्ती हो, चाहे प्रताप नगर लोहा खान हो, चाहे घूघरा घाटी हो, ये चाहे इसी प्रकार आदर्श नगर के जो बालूपुरा क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आज दिन तक ये तरमीम नहीं हो पाया, वो सीमांकन नहीं है, वो पीटी सर्वे नहीं है कि कहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और कहाँ तक आबादी की भूमि है, नगर निगम की भूमि है, एडीए की भूमि है या निजी खातेदारी की भूमि है। तो आज हमारे द्वारा सभी पार्षद बंधुओं द्वारा मांग की गई है कि पुनः इसका हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सर्वे कराया जाए, डिमार्केशन कराया जाए, सीमांकन हो और इसका तरमीम हो करके ही ये सर्वे हो, जिससे कि अधिक से अधिक आमजन को राहत मिल सके, उनको पट्टे दिए जा सकें। इसके अतिरिक्त हमारे अजमेर की जो नोटिफाइड कच्ची बस्तियां हैं, जिसमें 12 बस्तियां तो नगर निगम के पास है, तकरीबन 48 बस्तियां एडीए के पास हैं। हमारे द्वारा मांग की गई है कि 69A में रिलैक्सेशन दे करके इन बस्तियों को डी नोटिफाई किया जाए, क्योंकि ये बस्तियां जो नोटिफाइड बस्तियां हैं उनमें सड़क, नाली, बिजली सब काम हो चुके हैं, लेकिन पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं या पट्टे देने में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है। डी नोटिफाई करके इनको निगम को अधिकृत कर दिया जाए, निगम वहाँ पर पट्टे दे सके, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके, आम जन को पट्टे मिल सके। असम सरकार, नगर निगम पार्षद सभी मिलकर आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों की ओर शिविर लगने वाला है, जिसमें कई कच्ची बस्तियाँ ऐसी हैं और कई फॉरेस्ट का क्षेत्र ऐसा है जहाँ आबादी बस चुकी है। कलेक्टर साहब से हमने यही निवेदन किया है, ज्ञापन देकर सभी 15 पार्षदों ने, कि एक हाई रेवोल्यूशन सैटेलाइट सर्वे करवाएं, जिससे कि क्षेत्र का आकलन किया जा सके और स्पष्टीकरण किया जा सके, जिससे कि हमें भी और जनता को और प्रशासन को परेशानी नहीं हो। सही समय पर जो प्रशासन शहरों की ओर शिविर लगेगा उसका लाभ जनता को मिल पाए। तो कलेक्टर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जो भी कॉलोनीज़ हैं, जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, सभी पार्षदों के साथ में मिलकर नीरज भाई साहब के सानिध्य में आकर सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया, जल्द से जल्द जॉइंट मीटिंग करेंगे, उसके अंदर वन विभाग और नगर निगम प्रशासन और जितने भी तहसील के ऑफिस हैं उनको सबको बैठाकर मीटिंग कर जल्द से जल्द हम लोग सभी यही कोशिश कर रहे हैं, जो भी कच्ची बस्तियाँ हैं और जो आबादियाँ करीबन 50 से 55 सालों से अपने साथ रह रही हैं और वार्ड में रह रही है, तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों तो जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं और प्रशासन शहरों की ओर जो पट्टे मिलने की व्यवस्था है उसके अंदर अधिक से अधिक लाभ मिले उनको। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने पंचशील स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम मुख्यालय पर दिया धरना। श्रमिक विरोधी नीतियों, निजीकरण और ठेकाकरण के विरोध में प्रबंध निदेशक को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बिजली कंपनियों के निजीकरण, कर्मचारी होने के बावजूद अधिकतर कार्यों को ठेके पर देने तथा द्वेषतापूर्ण कर्मचारियों के ट्रांसफर के विरोध में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने बुधवार को पंचशील स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम निगम के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम निदेशक को सौंपे गए ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार जैन ने बताया कि विद्युत क्षेत्र के 5 निगमों में अलग अलग नामों से निजीकरण किया जा रहा है और अलग अलग कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। वहीं सरकार द्वारा भारतीय मजदूर संघ से संबंधित बिजली के 5 डिस्कॉम के पदाधिकारियों को वृत्त स्तर पर राजनीतिक द्वेषतावश स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। उसका किसी भी पार्टी से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों को स्थानांतरित कर जबरन निशाना बनाया जा रहा है। धर्मू पारवानी ने बताया कि महासंघ द्वारा अप्रैल 2019 में 28 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था, उस पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वार्ता अभी तक नहीं की गई है। इसलिए जल्द से जल्द वार्ता के लिए बुलाकर मांग पत्र पर विचार किया जाए, जिससे कि श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं का निराकरण हो सके।
राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ द्वारा डिस्कॉम स्थित डिस्कॉम मुख्यालय पंचशील नगर में आज ये 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें डिस्कॉम के सभी 10 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए यह धरना दिया जा रहा है और इसके अंदर हमारी मुख्य मांग है डिस्कॉम के अंदर जो निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से चाहे एफआरटी हो, जीएसएसओ का संचालन का कार्य हो या लोडिंग अनलोडिंग का कार्य हो और बिल बांटने का काम, बिल छापने का काम और रीडिंग लेने का काम, मीटर बदलने का काम, नए एससीओ जारी करने का काम, ये जो ठेकेदार की प्रथा के माध्यम से कराया जा रहा है उसको बंद किया जाए। निगमों में नए कर्मचारियों की भर्ती हो और जो राजनीतिक व्यवस्था से जो हस्तांतरण किए गए हैं वो तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाएं। ये हम सबकी मांग है। ये अभी पहले हमने वृत्त मुख्यालयों पर धरना दिया था, अभी डिस्कॉम मुख्यालय पे अगर ये हमारी मांगें समय रहते पूरी नहीं होगी तो जयपुर के अंदर विद्युत भवन पर लगातार क्रमिक धरना पूरे डिस्कॉम के, अजमेर डिस्कॉम के साथ साथ पूरे राजस्थान के जो अन्य डिस्कॉम्स हैं, 5 डिस्कॉम, उसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहाँ धरना देंगे। क्रमिक लगातार वो धरना चलेगा और जो 20 सितंबर से प्रस्तावित है तो उसके अंदर हम सभी अपनी सहभागिता निभाएंगे। आज का हमारा ये धरना पूरे राजस्थान व्यापी है, हर डिस्कॉम पर धरना लगा है। हमारा स्पष्ट कहना है कि जो राज्य सरकार बिजली निगमों का निजीकरण करने जा रही है, हमारा इसमें विरोध है। जब आज 1957 से लेकर के राजस्थान राज्य विद्युत मंडल से हमने सेवाएं देते हुए पूरे प्रदेश में विद्युतीकरण का जाल बिछाया और लगातार सही सेवाएं देते रहने के बावजूद भी इन्होंने ये रिश्वतखोरी के कारण से, इन भ्रष्टाचार के कारण से ये लोग निजीकरण करते जा रहे हैं और सारे कामों को ये निजीकरण दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आपने यहाँ पर 60,000 कर्मचारी भर्ती कर रखे हैं, फिर निजी क्षेत्रों को आप क्यों दे रहे हो ठेके प्रथा में? और ठेके प्रथा का मतलब सीधा सा ये है कि इनके यहाँ पर कमीशन खोरी होती है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आज ये परिस्थितियाँ उन्होंने ऐसे क्यों बना रखी है कि राज्य में बिजली एक सुचारू उद्योग है और यहाँ पर अगर ये जो भी व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उसको दूर करने की बजाय ये कर्मचारियों का कमी कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आज ये सेवा का महकमा है और इतना विस्तृत महकमा है कि हमको यहाँ पर 2 लाख कर्मचारी चाहिए और 2 लाख कर्मचारी राज्य की सेवा करें, बिजली की सेवा करें, लेकिन वहाँ पर कर्मचारी नियुक्त नहीं करके ये ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से शोषण कर रहे हैं और मिली भगत करके पूरे विद्युत तंत्र के तहस नहस करने में तुले हुए हैं। दुर्घटनाएं बढ़ रही है। मुख्यमंत्री महोदय फिर आग्रह करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार को जांचे। बिजली निगम में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पहले भी यहाँ पर केंद्र ने 60,000 करोड़ रुपए भुगते थे और वापस उतना का उतना घाटा वापस कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये भ्रष्टाचार की वैतरणी है। उस वैतरणी से जो भ्रष्टाचारी उनको पकड़ा जाए और विद्युत निगम विद्युत के ही लोग चलाएं। स्थायी प्रकृति के कार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि स्थायी प्रकृति कार्य विद्युत कार्य है वो स्थायी प्रतिनिधि चलाएं, स्थायी कर्मचारी चलाएं। इसी मांगों को लेकर के हम चल रहे हैं यहाँ पर। और बाकी तो बिजली जो भत्ता ये इन्होंने 100 रुपये कर रखा है, अत्यंत 150 रुपये कर रखा है, जो भी करा बहुत ही कम कर रखा है। हम ये कहते हैं कि बिजली हमको फ्री मिलनी चाहिए उपयोग के लिए। हम ये कहते हैं कि हमारे पदोन्नतियाँ होनी चाहिए, भर्तियाँ बराबर होनी चाहिए। राज्य में बेरोजगारी है, बेरोजगारों की बजाय यहाँ पर रोजगार दीजिए। आप ठेका प्रथा के माध्यम से क्यों इन अधिकारियों के पेट भर रहे हो? मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ कि अगर हर अधिकारी की स्थिति ये है आज यहाँ पर कि आज यहाँ धरना लगा हुआ है और हमारे एमडी श्रीमान भाटी जी यहाँ से कहीं भाग गए, तो कैसा आश्चर्य है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे इन्होंने अधिकारी बिठा रखे हैं जो यहाँ से भगोड़े के अलावे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यही भाटी जी हैं जिन्होंने यहाँ पर 5 रुपये यूनिट के हिसाब से इनको दिया टाटा वालों को, और आज हम 20 रुपये यूनिट खरीद रहे हैं। 15 रुपये पर यूनिट हम बिजली निगम ज़्यादा देगा तो बिजली निगम घाटे में जाएगा तो नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? कैसे ये फायदे में रहेगा? ये बताओ आप। बात स्पष्ट है कि जो फायदा मुख्यमंत्री जी को देना था वो देना चाहिए जनता को, बजाय ये टाटा कंपनी और निजी कंपनियों को देकर मुनाफाखोरी बनपा करके और रिश्वतखोरी का ये आलम चलावे। हमारा ये पुनः मांग है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।